बड़ी खबर यही कि हैदराबाद से पटना लाया जा चुका है दोनों आतंकियों को और अब इंतजार किया जा रहा है कि एनआईए कोर्ट में इनकी जल्द से जल्द पेशी हो, क्योंकि यहां से इन्हें रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी। आतंकी भाइयों को लेकर एटीएस ऑफिस एनआईए की टीम जो है इस वक्त पहुंची हुई है और चीफ का इंतजार किया जाता है। एटीएस चीफ यहां पर पहुंचेंगे, जिनके बाद पूछताछ एक फौरी तौर पर होनी है और इस पूछताछ के बाद तकरीबन वक्त जो है वो 40 मिनट का बताया जा रहा है, जिसके बाद एनआईए कोर्ट में इन दोनों भाइयों को, आतंकी भाइयों को पेश किया जाना है। दरभंगा ब्लास्ट में यूपी के मोहम्मद आतिम से पूछताछ हुई थी और देखिए क्या कुछ अब तक अपडेशन हुआ है, वो अपडेशन भी आप तक हम पहुंचाते चले। तो एनआईए की टीम हैदराबाद से लेकर इन दोनों भाइयों को पटना पहुंच चुकी है। एटीएस ऑफिस में इन दोनों को रखा गया है, जहां पर इनसे एक फौरी पूछताछ जो है वो होनी है। लेकिन इस बीच इमरान और नासिर को लेकर के कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ चुकी हैं। इन जानकारियों के तहत इन दोनों भाइयों ने पटना में आतंकी की ट्रेनिंग ली थी और इसके बाद यहां पर इस पूरी साजिश को रचा गया। जिस एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया, एक्सप्लोसिव्स के कई चीजें, कई सामान जो है इनके घर से हैदराबाद से बरामद किए गए और इसके बाद ये कड़ियां जो है इस स्तर पर पहुंची कि जानकारी सामने आती हुई कि एक पूरी बड़ी साजिश इन लोगों की तरफ से रची गई। कोशिश ये की गई थी कि चलती ट्रेन को बर्निंग ट्रेन में तब्दील कर दिया जाए। कहीं ना कहीं बिहार को दहलाने की कोशिश की जा रही थी। कोशिश का मंसूबा इनका सफल नहीं हो पाया, लेकिन अब ये पूछताछ जो है एनआईए कोर्ट में बड़ी गहनता से होने वाली है और इस गहनता के लिए इस वक्त इंतजार किया जाता हुआ कि इन दोनों को कोर्ट में जल्द से जल्द पेश किया जाए। तस्वीरें आपके सामने, जब पटना एयरपोर्ट पर इन दोनों आतंकियों को लेकर एनआईए की टीम जो है वो पहुंची और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और इंतजामों के बीच इन दोनों को एटीएस ऑफिस में फिलहाल रखा गया है, जहां पर एडीजी का इंतजार किया जाता हुआ, जहां पर पूछताछ की जानी है। और ये बताया जा रहा है कि यहां पर एटीएस जो है वो अपने स्तर से कुछ जानकारियां इनसे लेना चाहती है। एक औपचारिकता के तौर पर भी यहां ये पूछताछ को देखा जा रहा है, जिसके बाद इन दोनों आतंकियों को, इन दोनों ही आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए कोर्ट में पेश करने से पहले ये पूछताछ भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यहां हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए इन दोनों भाइयों की बात और इन तमाम जानकारियों को कहीं ना कहीं संलग्न करके एक रिपोर्ट जो है वो एनआईए के पास भी है, जो कि कोर्ट में पेश किया जाएगा और बताया जा रहा है कि 4 दिनों की रिमांड पर लेने की कोशिश की जा रही है। ब्लास्ट में यूज केमिकल का अंश इन दोनों के घरों से बरामद किया गया था। दरभंगा ब्लास्ट में यूपी के मोहम्मद सलीम का नाम सामने आया और इस शख्स का कैसे इन लोगों के साथ कनेक्शन जुड़ता है, वो तमाम चीजें सामने जुड़ती चली गई। पटना के एनआईए कोर्ट में फिलहाल इन दोनों को पेश किया जाना अभी बाकी है, लेकिन दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की कड़ी की शुरुआत किस दिन से होती है वो भी आपको जानकारी देते चले। फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एटीएस ऑफिस में दोनों आतंकियों को इस वक्त रखा गया है, जहां पर एक फौरी पूछताछ होनी बाकी है, वहां भी इंतजार किया जाता हुआ एडीजी का। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए उस वक्त की है जब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और घेरे के बीच में ये आतंकी दोनों भाई जो हैं वो पटना एयरपोर्ट से एटीएस ऑफिस तक पहुंचते हैं। उस दौरान की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर और रास्ते में भी सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई थी। पटना एयरपोर्ट की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर इन दोनों भाइयों के पहुंचने से पहले चहलकदमी किस कदर बढ़ गई। आम लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया, यहां पर डॉग स्क्वाड की टीम को तैनात किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर जितने एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए थे वो सब कुछ यहां बरती गई और उसके बाद इन दोनों भाइयों को कड़ी सुरक्षा घेरे में पटना एटीएस ऑफिस में इस वक्त रखा गया है, जहां पर इनसे एक बार पूछताछ होनी है। एटीएस अपने स्तर से पूछताछ करती नजर आएगी। अब सिलसिलेवार तरीके से 15 जून की तारीख जब सिकंदराबाद से पार्सल को बुक किया गया था, सीसीटीवी कैमरे में 3 संदिग्धों की सिकंदराबाद में पहचान की गई थी। पार्सल के फोन नंबर से यूपी से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों शख्स आपस में रिश्ते में भाई लगते हैं और देखिए एक एक करके ये कड़ियां कैसे जो है वो जुड़ती चली गई। 17 जून को दरभंगा जंक्शन पर ये ब्लास्ट जो पार्सल पहुंचा था उसमें ब्लास्ट हुआ और सहयोगी संजय हमारे साथ लगातार इस बड़ी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं पटना से। संजय, चूंकि अब इंतजार इस बात का ही कि एनआईए कोर्ट में इन दोनों को जल्द से जल्द पेश किया जाए, इनकी रिमांड ली जाए, रिमांड की अवधि तय की जाए, ज्यादा से ज्यादा दिनों की डिमांड भी की जा सकती है। फिलहाल क्या कुछ अपडेशन अभी तक?
जी देखिए, इसमें जो अपडेट है वो ये है कि एनआईए के जो वकील हैं वो एनआईए कोर्ट में पहुंच गए हैं। उनकी तरफ से प्रे किया के लिए आवेदन भी लगाया जा रहा है और फिलहाल एनआईए की टीम जो है वो इसी एटीएस बिहार एटीएस ऑफिस में है, जहां पर इन दोनों संदिग्ध आरोपियों से, जो दोनों सहोदर भाई हैं, इनसे एनआईए की टीम एटीएस की टीम के साथ पूछताछ कर रही है और लगातार जो अधिकारी हैं वो भी अब धीरे धीरे यहाँ पहुंचने लगे हैं। और निश्चित तौर पर जो बिहार एटीएस की टीम है वो भी कई पहलुओं पर संतुष्ट होना चाहती है और यही कारण है कि एनआईए के कॉर्पोरेशन से अब बिहार एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। इस मामले में कई महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उसको उजागर करना चाहते हैं बिहार एटीएस। बिहार से चूंकि ये जुड़ा हुआ मामला और काफी महत्वपूर्ण मामला है, जिस तरीके से यह ब्लास्ट देश भर में चर्चित हुआ, एक बड़ी घटना तो जरूर टल गई, लेकिन इसने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं और इन सवालों को, इन गुत्थियों को सुलझाना बिहार एटीएस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और वो चाहती है कि इन सभी जो इश्यूज हैं, ये जो सभी पहलू हैं, उसका बारीकी से अध्ययन किया जाए ताकि सबक मिल सके भविष्य के लिए भी। जो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण है यानी एनआई है, उसने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर धमाके के संबंध में गिरफ्तार इन दोनों भाइयों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच पटना लाया और पटना एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ, बिहार पुलिस और एटीएस की मदद से इनको फिलहाल एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। चाहे नासिर हो, इमरान हो या सुहेल हो, ये तीनों शख्स भले इस वक्त एनआईए के रडार पर हैं, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक शख्स से पूछताछ लगातार की जा रही है, लेकिन इस रिमांड के जरिए कोशिश ये होगी कि क्या इन लोगों ने ऐसे तमाम दूसरे अन्य जिलों में भी लोगों को रिक्रूट कर रखा है, उन लोगों के भी ब्रेन वॉश किए गए हैं, उन लोगों को भी ऐसे कार्यों में संलिप्त किया गया है, उन लोगों तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल भी बात, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई दो भाई हैं और इनसे जुड़े हुए दो जो लोग हैं, केवल इनकी कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती है, एक बड़ा नेक्सस है। लश्कर तैयबा से संबंध भी इनके बताए जा रहे हैं, एनआईए के सोर्सेज ने इस बात की जानकारी दी है। और सबसे बड़ी बात है कि हैदराबाद जब इसके घर में जब इनके यहाँ छापेमारी की गई तो इस दौरान आईडी बनाने में जो इस्तेमाल होने वाले डिजिटल उपकरण हैं, कई तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको जब्त किया है एनआईए ने इस बात की जानकारी भी दी है, उनके जो सोर्सेज हैं उन्होंने। और ऐसे में अब जो मेलापल्ली में उनके घर के तलाशी के दौरान जो चीजें मिली हैं वो इस बात को साबित करती हैं ये कोई मामूली आतंकी नहीं है। और निश्चित तौर पर जो अपराध में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न सामग्री, डिजिटल जो उपकरण है, वो इस बात को साबित करते हैं कि एक बड़ा नेक्सस इसके पीछे काम कर रहा था। जो आरोपी हैं इनके परिषद से जो आईईडी बनाने की जो प्रक्रिया है और इससे संबंधित जो उपकरण है, उसको अब खंगालने में भी एनआईए की टीम जुटी हुई है। और इनकी गिरफ्तारी के बाद हालांकि एनआईए ने तत्काल कहा था कि यह प्रतिबंधित जो संगठन है लश्कर तैयबा, इनके शीर्ष आतंकियों द्वारा पूरे भारत में जो आतंकवादी एक्टिविटीज हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, उसको अंजाम देने के लिए जो साजिश रची गई थी, उसी का ये एक हिस्सा है। तो एक बहुत बड़ी साजिश इसके पीछे थी, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। और इस बड़ी साजिश के पीछे इस बात की भी जांच की जाएगी कि आखिर बिहार को सेफ जोन के तौर पर क्या ये आतंकी जो हैं वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, क्योंकि हालिया दिनों के तमाम अगर ब्लास्ट का जिक्र किया जाए तो इन घटनाओं को देखने के बाद ऐसा लगता है कि आतंकियों ने इन इलाकों का इस्तेमाल ज्यादातर किया है। और क्या इससे पहले जिस दरभंगा मॉड्यूल की बात की जा रही थी, जो काफी दिनों से ठंडा पड़ा हुआ था या नजर नहीं आ रहा था या खत्म होने की कगार पर था, वो क्या एक बार फिर से एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है? जी बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं कर सकता विभा, जिस तरह की ये एक्टिविटी थी। हालांकि देखिए जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि लोकल लेवल पे फिलहाल अभी कोई इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया है। जिसके नाम से ये पार्सल बुक करना था, जिसको रिसीव करना था, उसकी संलिप्तता फिलहाल अभी सामने नहीं आई है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर कई ऐसे सवाल हैं और कई ऐसी गुत्थियां हैं जिसको सुलझाना एनआईए के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि जो लोकल लेवल पे सोर्स है उसके बारे में जो बताया जाता है, जिसके नाम से पार्सल बुक किया गया था, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इस मामले में उसकी संलिप्तता फिलहाल सामने नहीं आई है। हालांकि अब पूछताछ होगी, जब रिमांड पर एनआईए की टीम इन दोनों भाइयों को लेगी तो जब इनसे पूछताछ की जाएगी और इंट्रोगेशन जब आगे बढ़ेगा इस पूरे मामले में, तो निश्चित तौर पर कई ऐसे संजय इस डिले के पीछे की वजह क्या नजर आती है, जो आखिर मोमेंट में हुआ है जिसमें एनआईए कोर्ट में पेश किया जाना था और अचानक से एटीएस ऑफिस पहुंचाया जाता है इन दोनों आतंकियों को। वहां पर एक पूछताछ की बात सामने आ रही है जो कि
एनआईए के चीफ की तरफ से की जानी है, एडीजी के स्तर पर की जानी है, तो क्या ये माना जाए कि एनआईए के जो वकील हैं जिनकी तरफ से तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना है, उनके देर से आने की वजह से या फिर उनकी वजह थोड़ा वक्त लेने की वजह से लास्ट मोमेंट पे ये तमाम तब्दीलियां की गई हैं? देखिए विभा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोर्ट है उसमें टाइम फिक्स है पेशी की, इनकी कितने बजे पेशी की जाएगी, और ये पहले से स्ट्रेटेजी रही है। ये ऐसा कोई नहीं है कि सीधे ले जाकर उनको, पहले से एनआईए और एटीएस के बीच इस मामले को लेकर कोऑर्डिनेशन रहा है, और यही कारण है कि अपनी स्ट्रेटेजी के तहत इनको फिलहाल एटीएस के ऑफिस में लाया गया है। और कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर एनआईए और एटीएस की टीम ज्वाइंट इंट्रोगेशन इनसे कर रही है। पहले से इन लोगों ने आपसी रणनीति बनाई हुई थी, क्योंकि कई ऐसे पहलू हैं जिसकी छानबीन बिहार एटीएस ने भी की थी। इस मामले में एटीएस की टीम भी दरभंगा पहुंची थी और कई पहलुओं को खंगाला था एटीएस की टीम ने। तो अब वो एनआईए के साथ मिलकर इनसे, चूंकि एनआईए ने इन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार किया है और एटीएस ने दरभंगा में जांच की है इस पूरे मामले की, तो ऐसे में दोनों जो टीमें हैं वो कंबाइंड इंट्रोगेशन कर रही हैं। ये पहले से इन दोनों द्वारा, जो दोनों एजेंसियां इनके द्वारा बनाई गई रणनीति है, और तय जो टाइम है, जिस टाइम में इनकी पेशी होनी है कोर्ट में, उसी समय इनकी पेशी भी हो जाएगी। फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्स है उनको बढ़ा दिया गया कोर्ट में। जो एनआईए के एडवोकेट हैं वो संजय, तो इस वक्त ज्वाइंट तरीके से पूछताछ जिसमें एटीएस के अधिकारी भी शामिल हैं, जिसमें एनआईए के अधिकारी भी शामिल हैं, ये पूछताछ का क्रम इस वक्त चलता हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल, और ठीक हमारे पीछे देखिए ये एटीएस का ऑफिस है, जहां पर दोनों टीमें जो है वो लगातार पूछताछ जो है वो कर रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एटीएस की टीम जो है वो भी पूछताछ इस मामले में इंट्रोगेशन कर रही थी। तो ऐसे में एनआईए की टीम और एटीएस की टीम एक साथ इंट्रोगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन करे इस मामले में, तो ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। पहले से बनाई गई रणनीति है, चूंकि एटीएस ने भी कई टेररिस्ट एक्टिविटीज को नजदीक से या नक्सल एक्टिविटीज को सुलझाया है बिहार में, तो उसके पास भी अपने एक्सपीरियंस है। और दरभंगा में टीम पहुंची थी एटीएस की टीम, और चूंकि ये दोनों भाई की जो साजिश थी इसको तत्काल एनआईए ने गिरफ्तार किया था। तो ऐसे में अब दोनों एजेंसियां इनसे पूछताछ में लगी हैं, और देखना होगा ये जो पूछताछ हुई है उसके बाद किस तरह की बातें निकलकर सामने आती है। क्या एक बहुत बड़ा नेक्सस है, कौन कौन से लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, तमाम जो चीजें हैं जो इनके पास से हैदराबाद में घर में जो चीजें बरामद की गई थी वो इनके पास कहां से आया था, कौन कौन से इनके गुरु हैं, कौन कौन से इनके आका हैं, तमाम जो ऐसी बातें हैं उसको डिस्क्लोज करना, उसको सामने लाना, सारी सच्चाई को बयां करना एक बड़ी चुनौती है एनआईए के लिए और साथ ही बिहार एटीएस के लिए। जी विवाह, कब तक उम्मीद की जाए संजय कि इन लोगों से यहाँ एटीएस ऑफिस में जो ज्वाइंट पूछताछ इस वक्त हो रही है वो पूरी करने के बाद एनआईए कोर्ट में इन्हें पेश कर लिया जाएगा? देखिए ये बहुत कुछ डिपेंड करता है, इनसे इंट्रोगेशन जो चल रही है किस तरीके से इसमें जवाब दे पाते, लेकिन इतना तो तय है कि इनकी पेशी होगी, एनआईए कोर्ट में पेशी होनी है। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पूछताछ के बाद ये किस तरह की बातें सामने लाते हैं, क्या इनकी बातों से जो ये सच्चाई बयां कर रहे हैं जो एजेंसियां हैं वो संतुष्ट हो जाती हैं, तो जितना जल्द हो सकेगा इन्हें यहाँ से निकाला जाएगा। अब ये कोई टाइम फ्रेम में हम इसको नहीं बांध सकते हैं इंट्रोगेशन को कि कितनी देर इंट्रोगेशन करेंगे, लेकिन ये तय है कि अभी से थोड़ी देर के बाद इन दोनों संदिग्धों को एनआईए कोर्ट के लिए लेकर दोनों एजेंसियां जो है और ये ग्राफिक्स भी इस वक्त दर्शकों को दिखाना जरूरी है और इसे समझना भी जरूरी है। इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरों में आपको वो शख्स नजर आ रहा है जो इस पूरे मास्टरमाइंड इसे कहा जा रहा है, कल्प्रिट कहा जा रहा है, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए इसके पीछे पूरी साजिश रची। सलीम, नासिर और इमरान, दरभंगा ब्लास्ट की ये तीन तिकड़ियों को आप देख रहे हैं। तस्वीरों से, चेहरों से भी इन तीनों को पहचान लीजिए। ये वो शख्स हैं जो यहां पर ब्लास्ट के जरिए ट्रेन को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। बर्निंग ट्रेन में इसे तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी, बिहार को दहलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इनका मंसूबा सफल नहीं हो सका। लेकिन ये तस्वीर इसलिए परेशान करने वाली है कि इनके साथ इनका सिंडिकेट, इनके साथ जुड़े हुए लोग, क्योंकि जो जानकारी एनआईए की तरफ से सामने आती गई वो चौंकाने वाली भी और परेशान करने वाली भी, कि सीएए को लेकर के विरोध और उस विरोध प्रदर्शन में मौजूद लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है। उन लोगों में से 60 लोगों का चुनाव इन लोगों ने किया, और ऐसे में ये तस्वीरें जरूर परेशान करने वाली भी। और अब इंतजार कि इन दोनों के रिमांड लेकर के पूछताछ जो है वो जल्द से जल्द की जा सके। सहयोगी संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो जानकारी देते हुए, और देखिए एटीएस ऑफिस के बाहर उनकी मौजूदगी है, और वो इस मौजूदगी के साथ हमारी कोशिश ये है कि आपको हर अपडेट, हर जानकारी सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड के जरिए हासिल हो सके। संजय, चूंकि सभी ये जानना चाहते हैं
कि आतंक के इन दो चेहरों के पीछे मास्टरमाइंड कौन, किन लोगों ने इस तरह की साजिश रचने की कोशिश की, इनके पीछे क्या सिर्फ इन दोनों लोगों के साथ भारत में मौजूद इनके जो आका हैं, इनके जो मुखिया हैं, वो लोग सिर्फ शामिल हैं, या पाकिस्तान और तमाम दूसरे कंट्रीज के साथ भी फंडिंग की बात सामने आती है क्या? जी देखिए, इनकी अरेस्टिंग के साथ ही बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। एनआईए जो एजेंसी है जो इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है, उसने ये क्लियर किया, उसके जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है कि लश्कर ए तैयबा जो प्रतिबंधित संगठन है आतंकियों का, उससे इनके ताल्लुक जो है वो है। और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी पूरे देश भर में, ब्लास्ट की जो कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट उसी का एक हिस्सा है, उसी की एक कड़ी है। जो आतंकी हैं वो भले ही अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए, और इसके बाद जब इस पूरे मामले की जांच आगे परत दर परत आगे बढ़ी, तो अब जो अरेस्टिंग हुई है और जो ये तिकड़ी है सलीम के अलावा इमरान और नासिर की, अब इनसे जो पूछताछ हुई है, इनके घर पे जो छापेमारी से सामान बाहर निकलकर सामने आए हैं, तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि कोई एक घटना के लिए इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी नहीं रची थी। एक बहुत बड़ी साजिश थी, देश भर में इन्होंने जो साजिश रची थी वो अपने जो ये अभियान था उसमें ही ये विफल हो गए। और निश्चित तौर पर जो बात जांच के क्रम में सामने आई है वह चौंका रही है, और इसके बाद अब जो इंट्रोगेशन होगा, जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी इस मामले में, तो निश्चित तौर पर जो खुलासे होंगे उससे एक बहुत बड़ी साजिश का भी खुलासा सामने आ सकता है। और ये बात अब तक पुष्ट हो चुकी है कि ये जो साजिश रची गई है, इसमें सीमा पार की जो कॉन्स्पिरेसी है वो बहुत मायने रखती है। एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा नेक्सस है, लेकिन ये नेक्सस किस तरीके का है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, किस तरह की फंडिंग्स की गई थी, और ये जो दोनों भाई हैं आखिरकार इनका क्या लक्ष्य था, ये क्यों इस मामले में इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी में सामने आए, क्यों इनको किस तरह के लालच दिए गए थे, ये तमाम जो पहलू हैं, ये जो तमाम जो सच्चाइयां हैं वो सामने आएंगी। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में एनआईए जब इसकी जांच करेगी और परत दर परत जब खुलासा होगा, तो वो एक सबक होगा एनआईए के लिए भी और बिहार के लिए भी, और बिहार के एटीएस और दूसरी एजेंसियों के लिए। बिल्कुल संजय, इसके साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से इस ब्लास्ट को करने की साजिश रची गई, जिस सीसी में एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया, हाईली इंटेंसिव एक्सप्लोसिव जो जांच में भी निकलकर सामने आई, और जिसके बरामदगी जो है इन दोनों भाइयों के हैदराबाद घर से भी की गई, ये एक नए तरीके की परिपाटी, ब्लास्ट को लेकर एक नई स्ट्रेटजी की शुरुआत इन लोगों की तरफ से की गई है, जिसको पकड़ना या जिसको ट्रैक करना मुश्किल लगता है, जिसमें वक्त लगता है, और जैसे जैसे वक्त लगता जाता है इन लोगों के लिए भागना या इससे बचना आसान नजर आता है। ये तमाम एक नई तरह की स्ट्रेटजी की कोशिश यहां पर नजर आती है। देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि जब बिहार जो सीआईडी की टीम है और फोरेंसिक लैब की टीम ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की, तो जो बॉटल था जिसको ब्लास्ट के बाद क्रैक कर गया था, इसमें जो केमिकल था एक बड़ी चुनौती थी। इसमें किस तरह के एक्सप्लोसिव को यूज किया गया था, इसको निकाल पाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बिहार में बहुत हद तक इस तरह का इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन बावजूद इसके ये सच्चाई जब निकलकर सामने आई कि हाई इंटेंसिव का जो एक्सप्लोसिव है उसको यूज किया गया है, उसके बाद इनके घर पे जब छापेमारी होती है तो इन दोनों के भाइयों के घर से वही केमिकल रिकवर किया जाता है जो दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो पार्सल ब्लास्ट हुआ था वही केमिकल मिला था। तो इस बात का अब पुख्ता सबूत मिल चुका है एक तरीके से एनआईए की टीम को, और यही कारण है कि एनआईए की टीम ने कई ऐसी पहलुओं को पूछताछ के बाद जो है वो खंगाला है। और आप जब कोर्ट में पेश हो जाएगी, जब इनको रिमांड मिल जाएगा, तो जो खुलासे होंगे उसके बाद इस पूरी थ्योरी पर एनआईए की टीम आगे काम करेगी और यह पता करने की कोशिश करेगी जो नेक्सस है उसमें कौन से लोग शामिल हैं और किस तरीके से। देखिए यूपी के ये रहने वाले हैं, 20 साल से ये हैदराबाद में रह रहे थे और दिखावे के तौर पर ये कपड़े का कारोबार कर रहे थे, ये बिजनेस कर रहे थे। इनके पिता जो है वो एक आर्मी मैन बताए जा रहे हैं, जहां तक उन तक भी यह बात पहुंची, और उन्होंने कहा भी कि इनके बेटे अगर दोषी हैं तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो देखिए ये गुमराह हैं, भटके हुए लोग हैं जो देश के लिए ही खतरा बन गए हैं, और देश के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। तो निश्चित तौर पर ये एक चिंता की बात है और एक दुख की बात भी है कि हमारे युवा आज भटक गए हैं, वो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी अपने ही देश में रहकर अपने देश के खिलाफ रच रहे हैं। आप यकीन कीजिए अगर ये ब्लास्ट ट्रेन में हो गया होता तो भगवान का ऊपर वाले की दया रही कि ये ब्लास्ट जो है रेलवे प्लेटफॉर्म पर होता है और ब्लास्ट इस तरीके से नहीं होता। बिल्कुल इनका मंसूबा पूरा नहीं हो पाया संजय, इनकी कोशिश पूरी नहीं हो पाई क्योंकि इनकी साजिश तो ये थी कि चलती ट्रेन को गोले में तब्दील कर दिया जाए।